नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का किया उद्घाटन। वॉलीबॉल को बताया संतुलन का खेल। कहा 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए भारत की तैयारियां मजबूत। कांग्रेस पर विकसित भारत जी राम जी कानून को लेकर जनता को गुमराह करने का शिवराज सिंह चौहान ने लगाया आरोप। कांग्रेस के प्रस्तावित मनरेगा बचाओ अभियान को करार दिया भ्रष्टाचार बचाओ संग्राम। कहा कांग्रेस को गांव, काम और राम से परेशानी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज 25 फसलों की 184 नई उन्नत किस्मों का किया लोकार्पण। कृषि मंत्री ने कहा धान उत्पादन में भारत नंबर 1, हमने चीन को पछाड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के दौरे पर तिरुचिरापल्ली में जनसभा को करेंगे संबोधित। भाजपा राज्य कोर ग्रुप की बैठक में भी लेंगे भाग। और वेनेजुएला में अंतरिम राष्ट्रपति का ऐलान। वेनेजुएला के लोगों की सुरक्षा और भलाई को लेकर भारत ने दोहराई अपनी प्रतिबद्धता। बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की अपील। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इसका आयोजन वाराणसी स्थित डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया जा रहा है। 4 से 11 जनवरी तक आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट में पूरे भारत से विभिन्न राज्यों और संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाली 58 टीम के 1000 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। टूर्नामेंट में भारतीय वॉलीबॉल में प्रतिस्पर्धा, खेल भावना और प्रतिभा के उच्च मानकों का प्रदर्शन होने की आशा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वॉलीबॉल का खेल टीम भावना से जोड़ता है और भारत की विकास गाथा इससे जुड़ती है। वॉलीबॉल हमें सिखाती है कि कोई भी जीत अकेले नहीं होती। हमारी जीत हमारे कोऑर्डिनेशन, हमारे विश्वास और हमारी टीम की तत्परता पर निर्भर होती है। हर किसी की अपनी भूमिका है, अपनी जिम्मेदारी है और हम तभी सफल होते हैं जब हर कोई अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाता है, गंभीरता से निभाता है। हमारा देश भी इसी तरह आगे बढ़ रहा है। स्वच्छता से डिजिटल पेमेंट तक और एक पेड़ मां के नाम से लेकर विकसित भारत के अभियान तक हम इसलिए प्रगति कर रहे हैं क्योंकि देश का हर एक जन, हर एक वर्ग, हर प्रांत एक सामूहिक चेतना से, इंडिया फर्स्ट की भावना से देश के लिए काम कर रहा है। देश में हो रहे सुधारों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खेल के क्षेत्र में भी सरकार ने काफी सुधार किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलो भारत नीति 2025 से सही प्रतिभा को अवसर मिलेगा। स्पोर्ट्स सेक्टर में भी सरकार ने बड़े रिफॉर्म्स किए हैं। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट और खेलो भारत नीति 2025, इस प्रकार के प्रावधानों से सही टैलेंट को अवसर मिलेगा। खेल संगठनों में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। देश के युवाओं को स्पोर्ट्स और एजुकेशन दोनों ही क्षेत्रों में
एक साथ आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। साथियों, आज टॉप्स जैसे इनिशिएटिव से भारत में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम ट्रांसफॉर्म हो रहा है। एक तरफ हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और फंडिंग मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं और इसके साथ ही नौजवानों को शानदार एक्सपोजर देने के लिए भी काम कर रहे हैं। वाराणसी में 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन शहर में खेल अवसंरचना को सुदृढ़ करने और एथलेटिक के विकास को बढ़ावा देने को दर्शाता है। यह आयोजन प्रमुख राष्ट्रीय आयोजनों के केंद्र के रूप में वाराणसी की पहचान को और सशक्त करता है तथा सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों की मेजबानी में शहर की बढ़ती भूमिका के अनुरूप है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए पूरी मजबूती और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि बीते 11.5 वर्षों में देश के खेल क्षेत्र में ऐसा परिवर्तन हुआ है जिसने भारत को वैश्विक खेल आयोजनों की कतार में मजबूती से खड़ा कर दिया है। वाराणसी में आज से शुरू हुई 72वीं सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप के उद्घाटन कार्यक्रम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2030 के राष्ट्रमंडल खेल भारत में होने जा रहे हैं और भारत पूरी मजबूती से 2036 के ओलंपिक की मेजबानी की भी तैयारी कर रहा है। भारत में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम ट्रांसफॉर्म हो रहा है। एक तरफ हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और फंडिंग मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं और इसके साथ ही नौजवानों को शानदार एक्सपोजर देने के लिए भी काम कर रहे हैं। आपने गौर किया होगा, बीते दशक में कई शहरों में फीफा अंडर 17 विश्व कप, हॉकी विश्व कप, चेस से जुड़े बड़े इवेंट्स, ऐसे 20 से अधिक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए हैं। 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स भी भारत में ही होने जा रहे हैं। भारत पूरी मजबूती से 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए भी तैयारी कर रहा है। इसके पीछे प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा खेलने के मौके मिले। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार से कांग्रेस की प्रस्तावित मनरेगा बचाओ संग्राम पर तीखा हमला बोला है। साथ ही नई योजना पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाए हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि कांग्रेस का प्रस्तावित मनरेगा बचाओ संग्राम भ्रष्टाचार बचाओ संग्राम है। कांग्रेस को गांव, काम और राम से परेशानी है। भ्रष्टाचार कांग्रेस के डीएनए में है और एमजी नरेगा भी भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई है। पैसे खा लिए जाते थे। केंद्रीय कृषि मंत्री ने मनरेगा को बंद कर वीबीजी रामजी योजना लाने का औचित्य विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि मनरेगा में मजदूरों की जगह मशीनों से काम हो रहा था और एक सड़क बार बार बनाए जाने और नहरों की सफाई के नाम पर पैसे खाने की शिकायतें आ रही थी। वहीं 80 साल से ऊपर के लोगों को काम के लिए पंजीकृत कर लिया गया था, जबकि काम कर रहे 30% से अधिक लोगों की उम्र 60 साल से ज्यादा थी, जिसके कारण योजना में बदलाव करना पड़ा। मनरेगा बचाओ संग्राम, ये मनरेगा बचाओ संग्राम नहीं है, ये भ्रष्टाचार बचाओ संग्राम है। कांग्रेस को ग्राम से परेशानी, कांग्रेस को काम से परेशानी, कांग्रेस को राम से परेशानी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने पूर्ववर्ती मनरेगा की खामियों को उजागर करते हुए कहा कि एनडीए सरकार ग्राम के विकास के लिए कई गुना तक उसने अपना बजट बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि नई योजना में भ्रष्टाचार रोकने के प्रावधान के साथ 100 जगह 125 दिन तक रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके साथ ही विलंब से मजदूरी भुगतान पर दंड का भी प्रावधान किया गया है। योजना के लिए नए वित्त वर्ष में 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक की व्यवस्था की गई है। इसमें से 95,000 करोड़ से ज्यादा केंद्र सरकार
उपलब्ध करा रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 8,48,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि दी गई। लगभग 2 लाख करोड़ यूपीए की सरकार के समय राशि आई। कैसे परमानेंट असेट क्रिएट हुए? अब कांग्रेस तो झूठ की दुकान है, भ्रम की फैक्ट्री है, अफवाहों का बाजार है। अब ये बात की जा रही कि मजदूरों को काम नहीं मिलेगा। मजदूरों के हितों को बहुत बेहतर ढंग से विकसित भारत जी राम जी योजना में संरक्षित किया गया है। 100 दिन के बजाय 125 दिन रोजगार की गारंटी, बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को मजबूत कर दिया। मांगने पर काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ता पुख्ता। और पहले 4-4 महीने मजदूरी भी नहीं मिलती थी तो अलग से कोई राशि नहीं दी जाती थी। अब विलंबित मजदूरी के भुगतान पर दंड का प्रावधान, अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा। तेलंगाना विधानसभा में जी राम जी बिल को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान विधानसभा में भाजपा की फ्लोर लीडर अलेटी महेश्वर रेड्डी ने बिल का समर्थन करते हुए इसे किसानों और मजदूरों के लिए लाभकारी बताया। साथ ही कहा कि कांग्रेस के मनरेगा में काफी कमियां थीं, जिसे केंद्र सरकार ने ठीक किया है। तेलंगाना के भाजपा नेताओं ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस महत्वपूर्ण बिल के लिए धन्यवाद दिया। 125 दिन एक तरफ रोजगार मिलती है तो दूसरी तरफ उसका मटेरियल कंपोनेंट से यहाँ पर एसेट बिल्डअप होता है। पिछले सरकार में जो MNREGA के नाम से लाया गया था उनमें कई इश्यूज थे और कई लैप्सेस थे। तो ये जी राम जी को हम स्वागत करते हैं। इससे हम मोदी जी को हम धन्यवाद भी देते हैं कि ऐसी बिल लाकर इन गरीबों के साथ मोदी जी का सरकार खड़ी है। वहीं खाद्य उत्पादन में भारत के नाम बड़ी सफलता हाथ लगी है। भारत धान की पैदावार में चीन को पछाड़कर नंबर 1 हो गया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस उपलब्धि को असाधारण उपलब्धि बताते हुए कहा कि हमारी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए हम अधिक भंडार भरेंगे। कृषि मंत्री ने आज दिल्ली में 25 फसलों की 184 नई उन्नत किस्मों का लोकार्पण किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा, अगर बीज ठीक है तो उत्पादन ठीक होगा, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। 184 नवीन प्रजातियों से धान की पैदावार बढ़ेगी और बदलते मौसम, कीट रोगों और पानी की कमी जैसी चुनौतियों से भी निपटने में मदद मिलेगी। वैज्ञानिकों द्वारा विकसित इन किस्मों का सीधा फायदा खेत से लेकर बाजार तक दिखाई देगा। चावल के उत्पादन में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया। हम नंबर 1 बन गए। इस साल हमारा उत्पादन 150.18 मिलियन टन और चीन का 145.28 मिलियन टन। ये चीन को पीछे छोड़ना एक असाधारण उपलब्धि है। हमारी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करके हमने अन्न के भंडार भर दिए हैं। जी राम जी से कृषि क्षेत्रों में मिलने वाले फायदे पर बात करते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि जी राम जी से अगले वित्त वर्ष में 1,51,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। सरकार संसद के अगले सत्र में बीज विधेयक लाने पर भी विचार कर रही है। इस योजना से कैसे कृषि को फायदा मिले उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। कृषि विभाग को इस पर संपूर्ण योजना बनानी चाहिए। सीड एक्ट की हम तैयारी कर रहे हैं। जनता के काफी सुझाव आए किसानों के, उनको जल्दी वर्कआउट करें और हमारी कोशिश हो कि संसद के अगले सत्र में हम सीड एक्ट लेके आ पाए। क्या रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए? आप देखते रहिए डीडी न्यूज। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने तेलंगाना के कोठागुडेम से सीपीआई विधायक कुनाम नेनी संबाशिव राव द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी की कड़ी निंदा की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि सीपीआई विधायक द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिए गए बयान बहुत ही आपत्तिजनक और निंदनीय है। एक लोकतांत्रिक रूप से चुने गए नेता के खिलाफ ऐसी घटिया और गैर जिम्मेदाराना भाषा का इस्तेमाल करना उनकी निराशा और राजनीतिक दिवालियेपन को दिखाता है। ऐसे बयान सार्वजनिक जीवन की गरिमा को गिराते हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंचाते हैं। देश की जनता ऐसे लोगों को जरूर जवाब देगी जो जनादेश का अपमान करते हैं। साथ ही जयकिशन रेड्डी ने संबाशिव राव से बिना शर्त माफी मांगने को कहा है। इसके अलावा उन्होंने विधानसभा के अध्यक्ष से भी आग्रह किया कि वो इस मामले में दखल दें और ये सुनिश्चित करें कि सदन की मर्यादा और शिष्टाचार का पालन हो ताकि भविष्य में इस तरह की अभद्र टिप्पणियां ना हो। और आइए अब रुख करते हैं अगली खबर का। संभल में जिला प्रशासन ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। अतिक्रमण विरोधी अभियान में बुलडोजर ने सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने कहा कि जहां भी अतिक्रमण है, हमने अतिक्रमण करने वालों को पहले ही चेतावनी दी थी और अब हम सभी को चिन्हित करके धारा 66 के तहत उनके खिलाफ केस दर्ज कर रहे हैं और कानूनी प्रक्रिया से सभी अतिक्रमण हटा रहे हैं। अतिक्रमण है, हमने अतिक्रमणकारियों को पहले भी सावधान किया था, जागरूक भी किया है। उसके बाद सभी को चिन्हित करके धारा 67 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं और थ्रू लीगल प्रोसेस हम सभी कब्जे हटवा रहे हैं। तो हमने कहा है कि कब्जे स्वयं हटाइए, अन्यथा अर्थदंड भी लगेगा और हटाने का जो हर्जा खर्चा है वो भी उनसे वसूल किया जाएगा। तो इसी क्रम में आज सलेमपुर सार और हाजीपुर जो ग्राम है वो असमोली ब्लॉक में पड़ता है, तहसील संभल में पड़ता है, तो यहाँ कब्जा हमारे द्वारा हटाया गया है। अतिक्रमण पर कार्रवाई करते समय पूरा प्रशासन चप्पे चप्पे पर तैनात था। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि कुछ महीने पहले पुलिस और प्रशासन को पता चला कि सलेमपुर गांव में गांव की सरकारी जमीन पर एक मदरसा और एक मस्जिद अवैध रूप से बनाए गए हैं। उन्हें 4 महीने का नोटिस दिया गया था। सुरक्षा के लिए पीएसी की 2 प्लाटून और 6 थानों की फोर्स तैनात की गई। इन इलाकों में 20 गरीब और जरूरतमंद लोगों को जमीन के पट्टे दिए गए हैं। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 जनवरी 2026 यानी कल से शुरू हो रहा है। 8 जनवरी तक चलने वाले सत्र को राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पहले दिन उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना का अभिभाषण होगा। इसके बाद आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल से जुड़ी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की महत्वपूर्ण रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी। इन रिपोर्ट्स में सबसे ज्यादा चर्चा पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास 6 फ्लैगस्टाफ रोड के नवीनीकरण को लेकर है और जिसे भाजपा शीश महल कहती है। भाजपा का आरोप है कि इस आवास के सौंदर्यीकरण पर कई करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। इसके अलावा इस सत्र में कुछ और महत्वपूर्ण कैग रिपोर्ट भी पेश की जाएंगी। आंध्र प्रदेश ने अपने नाम एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राज्य के भोगापुरम में बन रहे नए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पर वैलिडेशन फ्लाइट का सफल आयोजन किया गया। ये उड़ान एयर इंडिया के विमान द्वारा संचालित की गई, जिसमें एयरपोर्ट की ऑपरेशनल तैयारियों की भी पुष्टि की गई। इस मौके पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू उपस्थित रहे। इस सफल वैलिडेशन फ्लाइट के साथ रनवे, नेविगेशन सिस्टम और अन्य महत्वपूर्ण ऑपरेशनल व्यवस्थाओं की जांच पूरी कर ली गई है। सभी परीक्षण डीजीसीए के निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए गए हैं, जिससे एयरपोर्ट के भविष्य के संचालन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने कहा कि भोगापुरम एयरपोर्ट राज्य के विकास का एक बड़ा इंजन बनेगा। इससे हवाई कनेक्टिविटी मजबूत होगी और व्यापार, पर्यटन तथा निवेश को बढ़ावा मिलेगा। This has been a dream of the people here for a long time, because you have seen that whenever you see a new airport coming in or inaugurating, then the whole economic situation around the airport changes, right from real estate to tourism to trade and all the other sectors that are involved. Everything gets a good boost, and many other international organizations who are preferring to come to Visakhapatnam looking into the future.
So thinking about the future, we have created the infrastructure. Last question. और बुलेटिन में रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की। इसका उद्देश्य था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजहों का पता लगाकर उसका समाधान निकालना। इस पहल की 50 बैठकें अब तक हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ की 3,300 से ज्यादा परियोजनाओं को जल्द पूरा किया गया है। प्रगति की यह पहल कैसे कमाल कर रही है, इसी बारे में हमने आज से एक सीरीज शुरू की है जिसका नाम है प्रगति @50, विकास को गति। रेहड़ी पटरी विक्रेता किसी भी शहर या कस्बे की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। हालांकि इनके सामने तमाम चुनौतियां भी होती हैं। इसके लिए जून 2020 में शुरू हुई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने रेहड़ी पटरी विक्रेताओं की किस्मत को बदल दिया। साथ ही इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ने से इसे विशेष मजबूती मिली। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रगति योजना यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन ने कई सरकारी योजनाओं की रफ्तार बढ़ाई है। उन्हीं में से एक योजना है पीएम स्वनिधि योजना, जिसने देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों की जिंदगी बदली है। प्रधानमंत्री प्रगति योजना का मकसद है तेजी से फैसले, समय पर क्रियान्वयन और सीधे जमीन पर असर। इसी निगरानी और संवाद प्रणाली की वजह से स्वनिधि योजना को मिली है नई ताकत। कोरोना के टाइम से हमें लोन मिलना स्टार्ट हुआ। उस समय जब हमारे पास कोई कारोबार नहीं था, हम बहुत परेशान थे। कारोबार है पर उसके लिए पैसा लगाने के लिए पैसा नहीं थे। सो भगवान की कृपा से, मोदी जी के आशीर्वाद से हमें लोन मिला। गवर्नमेंट ने लोन दिया, स्वनिधि ने लोन दिया, हमारा कारोबार चल निकला। पीएम स्वनिधि से कामगारों के हाथों में स्थायी ठिकानों के साथ 3 चरणों में ऋण की सुविधा मिल गई। पहले चरण में 10,000, दूसरे चरण में 20,000 और तीसरे चरण में 50,000 रुपए। लोन देने में स्पीड और पारदर्शिता का पूरा ख्याल रखा गया। संशोधित ऋण नियमावली में सुधार कर मंत्रालय की तरफ से पहले चरण का ऋण 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए, दूसरे चरण का ऋण 20,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए, जबकि तीसरे चरण में ऋण की राशि को बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया। साथ ही समय पर भुगतान पर 7% की ब्याज सब्सिडी, डिजिटल लेन देन पर 1,600 रुपए का कैशबैक और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी गई। लेकिन इतना सब कुछ काफी नहीं था। 27 अगस्त 2025 को पीएम की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम स्वनिधि योजना की ऋण अवधि को 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2030 कर दिया। इस योजना के लिए कुल परिव्यय 7,332 करोड़ रुपए हैं, जिसे 1.15 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 50 लाख नए लाभार्थी शामिल हैं। पीएम स्वनिधि से अभी तक 1,39,641 करोड़ से अधिक बिना गारंटी के लोन दिए जा चुके हैं। 9 दिसंबर 2025 तक 47 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी विक्रेताओं एवं उनके परिवारों की प्रोफाइलिंग पूर्ण की जा चुकी है। यानी पीएम प्रगति से योजना की समीक्षा हुई, राज्यों से नियमित संवाद किया गया, जमीनी अड़चनें दूर की गई, जिसका नतीजा लगातार देखने को मिल रहा है। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
वेनेजुएला के हाल के घटनाक्रम पर भारत ने चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया कि भारत हालात पर बारीकी से नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि भारत वेनेजुएला के लोगों की भलाई और सुरक्षा के प्रति अपना समर्थन दोहराता है। हम सभी संबंधित पक्षों से क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए संवाद के माध्यम से समाधान निकालने का आह्वान करते हैं। साथ ही भरोसा दिया गया है कि कराकस स्थित भारतीय दूतावास भारतीय समुदाय के लोगों के संपर्क में है और उन्हें हर संभव सहायता देता रहेगा। और वेनेजुएला के हालात पर जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत ने चिंता जताई है। पूरा जो मामला वो भी हम सभी की नज़र में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया है और उनके कानून के तहत, यानी कि अमेरिकी कानून के तहत, अब उन पर केस और मुकदमा चलेगा। इसी के साथ समाचार अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।